मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है। ठीक। सुप्रभात, मैं ललिता जोशी सुपरटेक ग्रेटर नोएडा से सभी को हार्दिक नमन करती हूँ। आज हम पुनः एक सुंदर विषय की चर्चा के लिए एकत्रित हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, आज हम 9th वर्ल्ड स्पाइन डे लोगों को अपने शरीर और उसका आधार रीढ़ के प्रति सजग बनाने के लिए मना रहे हैं। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते कुछ समय संपूर्ण विश्व थम सा गया था। वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट जो कुछ ही क्षेत्र तक सीमित था, उसका प्रसार हो चुका है। इसलिए इस बार की थीम बैक ऑन ट्रैक रखी गई है। आइए चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अपनी रीढ़ की संरचना एवं इसकी कार्यप्रणाली को समझते हैं, क्योंकि बिना इस ज्ञान के इसे स्वस्थ रखने का प्रयास हम कैसे करेंगे। रीढ़, जिसे स्पाइन भी कहते हैं, हमारी स्नायु प्रणाली का भाग एवं मस्तिष्क का विस्तार है। इसमें 33 गोटियां, जिनको वर्टिब्रा कहते हैं, जिसमें 7 गर्दन की, 12 पीठ की और 5 कमर की, 6 सैक्रम एंड कॉक्सिक्स होती हैं। हमारी रीढ़ 5 स्थान से मुड़ी होती है। प्रत्येक गोटियों के बीच में एक गद्दीनुमा संरचना होती है, जिसे हम डिस्क कहते हैं। इसके अंदर एक तरल तैलीय पदार्थ होता है जो इनको झटकों से बचाता है। जो घुमाव है वो हमें रीढ़ को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाने में सहायक है। इस रीढ़ के अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है जो मस्तिष्क से कमर की पहली गोटी तक आती है। इसके नीचे धागे नुमा अनेक तंत्रिकाएं निकलती हैं जो हमारे निचले शरीर को मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करती हैं। ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क को संदेश भेजती हैं और मस्तिष्क से संदेश हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाने का कार्य करती हैं। इन्हीं कमर वाले हिस्से में एक नस, शाटिका नस भी है, जो सबसे लंबी नस होती है, जो निचले हिस्से को हमारे उसमें दबाव पड़ने पर हम दर्द एहसास करते हैं। क्योंकि हमारे गर्दन एवं कमर का हिस्सा दैनिक कार्यों के दौरान ज्यादा हिलते डुलते हैं, तो यदि हमारा पोस्चर सही नहीं होता तो कुछ समय पश्चात हम उन हिस्सों में दर्द महसूस करते हैं, जिसमें वर्तमान में सर्वाइकल एवं लंबर पेन बड़ी आम समस्या है। जब ये दर्द हमें पहली 7 गोटियां, जिन्हें हम गर्दन की गोटियां कहते हैं, उसमें होता है तो हम इसे सर्वाइकल के साथ जोड़ते हैं। जब हमें निचली 5 गोटियों में होता है, जिस कमर वाला हिस्सा जो होता है, तो हम इसे लंबर के साथ जोड़ते हैं। आइए कारण पर चर्चा करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ गोटियों में परिवर्तन आना, गोटियों का आकार थोड़ा बढ़कर बाहर की तरफ निकलना, या डिस्क में सूजन आना, या किसी कारण से डिस्क का तरल पदार्थ बाहर निकलकर आसपास की नसनाड़ियों में दबाव बनाता है, जिससे रक्त संचार धीरे धीरे होने लग जाता है और जिस हिस्से की यह क्रिया बाधित होती है वहां हम दर्द का एहसास करते हैं। एक ही अवस्था में अधिक देर तक बैठकर कार्य करना, ज्यादा वजन उठाना, झटका लगना, शरीर का वजन ज्यादा होना भी इस दर्द का कारण है। क्योंकि हमारे शरीर की संरचना कुछ इस प्रकार है कि ऊपरी और निचला भाग हमारे शरीर का ज्यादा भार वहन करता है, क्योंकि सबसे लंबी हड्डी और सबसे लंबी मांसपेशी इसी हिस्से में होती है। और हमारी रीढ़ की संरचना कुछ इस प्रकार है कि वो सीमित भार ही सहन कर सकती है। जब वजन बढ़ता है तो उस पर जोर पड़ता है, उस जोर पड़ने से हम दर्द का एहसास करते हैं। आइए उपचार पे चर्चा करें। जितना सफल उपचार इसका योग एवं व्यायाम में है, उतना मेडिकल साइंस में नहीं। दवाइयाँ हमें कुछ देर के लिए आराम देती हैं, हमारे दर्द को कम कर सकती हैं, लेकिन फिजियोथेरेपी ही कारगर उपचार है, जो आसन का ही भाग है। क्योंकि आसनों से रीढ़ को कभी हम आगे, कभी हम पीछे, कभी श्वास भरकर, कभी श्वास निकालकर, कभी रीढ़ को आसन से लगाने का प्रयास करते हैं, कभी इसको आसन के समानांतर कर देते हैं, कभी लंबवत अवस्था में रखते हैं, जिससे हमारी रीढ़ लचकदार एवं पुष्ट बनी रहती है। यदि किसी व्यक्ति को तीव्र वेदना है तो उसे प्रारंभिक अवस्था में शवासन से शुरू करना चाहिए। शनै शनै अपना अभ्यास बढ़ाना चाहिए। ताड़ासन, तिर्यक भुजंगासन, शलभासन इस अवस्था में आराम देते हैं। सेतुबंध आसन, ऊष्टासन, मरकटासन, पर्वतासन कुछ ऐसे आसन हैं जो स्वस्थ व्यक्ति को करते रहना चाहिए, जिससे बढ़ती उम्र के साथ उसकी रीढ़ कोमल एवं मुलायम बनी रहे और उसे दर्द का एहसास ना हो। कमर दर्द की समस्या के लिए कब्ज भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कब्ज से हमें बचना चाहिए। कब्ज की अवस्था में ठोस मल हमारी बड़ी आंत में जमा हो जाता है, जिससे आसपास की नसनाड़ियों में दबाव पड़ता है, जिससे रक्त संचार क्रिया बाधित होती है और हम कमर दर्द का एहसास करते हैं। अनुलोम विलोम, अग्निसार प्राणायाम कारगर प्रभाव डालते हैं। ध्यान और रीढ़ दोनों का बहुत ही सुंदर संबंध है। योग की मूलभूत इकाई स्पाइन, जिसे हम रीढ़ कहते हैं, यदि हम इसे नहीं समझ पाए तो मानो हमसे पूरा ज्ञान चूक ही जाएगा, क्योंकि इसकी समझ से ही हमारी ऊर्जा का चैनलाइजेशन बढ़ जाएगा।
कहा जाता है यदि हमारी स्पाइन यंग है तो हम यंग हैं, यदि हमारी स्पाइन डल है तो हमारे शरीर के अंदर जो भोजन से हमने ऊर्जा ली है उस ऊर्जा के होते हुए भी हम उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। स्पाइन की मूलभूत बातों को समझते हैं। योग में बताया गया है कि नीचे से ऊपर की तरफ इड़ा और पिंगला नाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करते हुए नीचे से ऊपर तक जाती हैं। यदि इड़ा और पिंगला नाड़ी हमारी संतुलित हैं तो हमारी सुषुम्ना जागृत होती है, जो हमें इस पदार्थ, इस सांसारिक मोह से उठाते हुए चैतन्य की तरफ ले जाती है। हमारी स्पाइन जो रीढ़ है उसका निचला छोर योग में मूलाधार चक्र से जोड़ा गया है और ऊपरी छोर सहस्त्रार चक्र से जोड़ा गया है। बीच में अन्य चक्र आते हैं। चूंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है तो हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो गुरुत्वाकर्षण के द्वारा नीचे की तरफ खिंचती है, लेकिन योग में जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हमारी अधोगामी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी बनती है, जो स्पाइन द्वारा ही, जिसका रास्ता स्पाइन द्वारा ही होता हुआ जाता है। इसलिए हमारा परम धर्म है, परम आवश्यकता है कि हम अपने रीढ़ को स्वस्थ रखें, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करें और इसके प्रति बिल्कुल निष्ठावान होकर योग और ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करें। धन्यवाद।